Can I try durian? Just little bit. तो यहाँ पे गुब्बारों का बहुत कल्चर है। दारू बियर तो पियेंगे, साथ में गुब्बारे वाले बेचेंगे। गैस पता नहीं क्या क्या नशे चले हुए भाई। हद होगी यार, कभी नहीं देखे एक साथ इकट्ठे इतने सारे मोटरसाइकिल यार। Let's go, let's go. Let me see how fast you can ride. So where is my wife? No wife. No wife. Happy life. Việt Nam 5 star. không lấy tiền. Right now, okay. Vietnam good. You are. không lấy tiền. फ्रेंच सरकार ना यहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स लगाती थी डिपेंडिंग अपॉन कि उनका घर कितना चौड़ा है। तो जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। इसलिए लोगों ने ना घर बहुत भीड़े बनाने शुरू कर दिए। उस जानवर को यहाँ पे कॉफी का फ्रूट खिलाया जाता है। अब उस पोटी को ये लोग करते हैं साफ और उसमें से वो कॉफी का बीन निकालते हैं। फिर उस कॉफी के बीन से कॉफी बनाई जाती है। सामने फुल लाइट है, फुल बार, फुल रेस्टोरेंट्स वगैरह, फुल चकाचौंध है। रात के 12:15 बज रहे हैं। ये देख लो भाई, रोड के दोनों तरफ तरह तरह के कैफेज, रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार। ये है भाई वियतनाम का वॉर म्यूजियम। और ये जो आप देख रहे हो ये सारे फाइटर जेट्स, टैंक्स और प्लेन्स यूएस मिलिट्री के द्वारा यूज किए जाते थे वियतनाम वॉर के दौरान। और इस म्यूजियम में आके आप ये सारे फाइटर जेट्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स सब अच्छी तरीके से देख सकते हो। और सामने एकदम खड़े करके इन्होंने जचा के रख रखे हैं। और ये टनल्स का नेटवर्क ना अंडरग्राउंड 250 किलोमीटर तक फैला था। एक ना पूरी अंडरग्राउंड लाइफ चलती थी, मतलब नीचे ही रहना, खाना पीना, सोना, कुकिंग, सारी चीज। भाई सुरंग में आ गए। अब जाने लग रहे हैं हम यहाँ पे सामने शूटिंग रेंज, गोलियां शूट करने के लिए AK-47 से। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से वियतनाम देश से, ऑफिशियली नोन एज द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। मेन रोड पे शोर इतना ज़्यादा था कि वीडियो का इंट्रो मेरे को साइड में आके बोलना पड़ रहा है। और अगर आप मैप पे देखोगे तो आप लोग जानोगे कि वियतनाम इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एज ऑफ मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। वियतनाम अपनी लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है चाइना, लाओस और कंबोडिया से। और वहीं अगर इसकी मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो ये बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड से थ्रू द गल्फ ऑफ थाईलैंड। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपीन से थ्रू द साउथ चाइना सी। हालांकि वियतनाम देश की कैपिटल सिटी है हनोई, लेकिन इसकी लार्जेस्ट सिटी है हो ची मिन्ह, जिधर अपन फिलहाल है, जिसे साइगोन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, पहली सिटी का नाम था साइगोन, लेकिन 1975 में साइगोन से इसका नाम चेंज कर दिया गया था हो ची मिन्ह, जो कि यहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और लीडर थे, जिन्हें सभी लोग अंकल हो के नाम से भी जानते हैं, फिर सिर्फ अंकल के नाम से भी जानते हैं। हो ची मिन्ह की फोटो आपको वियतनाम के हर नोट पे मिलेगी। और साइगोन सिटी का नाम चेंज करके भी हो ची मिन्ह भी उन्हीं के ऊपर किया गया था। वियतनाम के लार्जेस्ट सी पोर्ट और एयरपोर्ट वो दोनों भी हो ची मिन्ह सिटी में ही है। ये है इधर का कोई बस स्टैंड हो ची मिन्ह सिटी का। अपन सेंटर के काफी नजदीक है और इधर से अब निकलते हैं बाहर। वियतनाम देश का एरिया 3,31,000 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन की बात करी जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन 10 करोड़ से भी थोड़ी ज्यादा है। और इसलिए पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दुनिया की 15th मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी वियतनाम ही है। मेरे को वियतनाम में 3-4 दिन हो गए, पर किसी वजह से ना मेरा कार्ड नहीं यहाँ पे काम कर रहा। कोई भी ATM मतलब कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो मैं डॉलर से भी इनकी लोकल करेंसी एक्सचेंज कराऊंगा। आपने देखा होगा जिस दिन मैं वियतनाम आया था, इधर से कि मैं उतरा था बस से और थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करा के अपने हॉस्टल गया था। मेरा हॉस्टल भी यहाँ से नजदीक ही है। अब वापस मैं वही दुकान ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं थोड़े डॉलर चेंज करवा सकूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं रोज वीडियो क्यों नहीं बना रहा था इधर वियतनाम में, तो कारण यही है यार, ये जो देश है ना एशिया वाले, अपने इंडिया से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। बहुत इंडियंस ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। और मेरे को थोड़ा मजा आता है दूर की कंट्रीज में, या फिर जो थोड़ी अनकन्वेंशनल हो, या फिर जिधर टूरिस्ट कम जाते हो, उधर मेरे को घूमने में भी और ज़्यादा मजा आता है और उधर की वीडियोस बनाने में भी और ज़्यादा मजा आता है। तो ये वियतनाम, मलेशिया वगैरह ये कंट्रीज मुझे लगता है कि अपने लिए इंडियंस के लिए बहुत एक्सेसिबल है। और मोस्टली लोगों को पता ही होता है काफ़ी कुछ इधर के बारे में, इसलिए मैं इधर इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करता। एनीवे, रोड क्रॉस करना है यहाँ पे बहुत औखा है। ये देखो सिटी बस, ये मस्त है यार, सिटी टूर वाली बस हो ची मिन्ह की लेनी चाहिए थी अपने को। चलो कल देखेंगे, पहले रोड क्रॉस। ओहो, लाल होगी शायद अब तो अपनी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हर इंसान के पास स्कूटर है या मोटर बाइक है। क्रॉस करते भाई, ये तो ऐसे ही आते रहेंगे। ये देखो फंस गए भाई बीच में। भागो भागो भागो। ओ थैंक यू। वियतनाम और थाईलैंड जो देश है ना, ये दोनों देश पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मोटरसाइकिल यूजर्स पर कैपिटा देखा जाए तो वर्ल्ड में नंबर 1 है। दोनों देश 85% से ज़्यादा लोग इनकी पॉपुलेशन के रोज मोटर बाइक का यूज़ करते हैं डेली कम्यूट्स करने के लिए। तभी आपको यहाँ पे इतने सारे 2 व्हीलर्स या मोटर बाइक्स दिखेंगे, देखो। और गाड़ियाँ कम दिखेगी बल्कि, और काफ़ी रोड्स पे इनकी अलग लेन भी है भाई। मोटर बाइक्स की अलग लेन, गाड़ियों की अलग लेन, मतलब इतने ज़्यादा यार। देखो मोस्टली सारे स्कूटर्स, मोटर बाइक थी। इधर खूब सारी दुकान है, इनमें से एक पे मैंने पिछली वीडियो में एक्सचेंज कराए थे।
जो बस कंपनी वाली थी यही है भाई। मैंने करा लिए यूरो चेंज, यूरो ही पड़े थे मेरे पास, डॉलर ही थे। मैंने कराए 60 यूरो एक्सचेंज, उसके बदले मिले मेरे को इतने वियतनामीज डोंग। बहुत कंफ्यूजिंग है इनकी करेंसी, मेरे को जितनी कंफ्यूजिंग इनकी लगती है ना शायद आज तक किसी की नहीं लगी, क्योंकि काउंट करने में इतनी देर लग जाती है यार, इतने बड़े बड़े नोट है। ये है 2000 वियतनामीज डोंग, ये अपने इंडिया के मान लो 6 रुपये होंगे, पर इस पे भी हो ची मिन की फ़ोटो है। हर नोट पे आपको उनकी फ़ोटो देखने को मिलेगी। अब जैसे ये है, ये देखो इधर भी हो ची मिन की फ़ोटो 10,000 डोंग के पे भी, ये आधा डॉलर से भी कम हुआ। स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर है भाई वियतनाम का, बहुत ही ज़्यादा, मैंने सबसे सुना है। तो आपको जगह जगह ये ऐसे ठेले दिखेंगे फ्रूट्स के, स्ट्रीट फूड्स के, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी रेडी है ना खाने की तो पूछो मत। उधर सामने पार्क है और पार्क में शाम के समय लोग कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, डांस, साइड में लोग खेल रहे बैडमिंटन। बैडमिंटन यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, साउथ ईस्ट एशिया में मोस्टली कंट्रीज़ में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बैडमिंटन ही है। रोड क्रॉस कर लेते हैं। ए रुक जा रुक जा रुक जा, बड़ी क्यूट सी रेडी यार। ये आगे पार्क और वो देखो उधर मशीन्स भी लगा रखी है एक्सरसाइज करने के लिए, जिधर लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। मस्त यार, मस्त पार्क है। तो ये देखो भाई रोड पे ही पेंट करके कोर्ट बना रखा है खेलने के लिए, उधर भी ऐसे ही कुछ, उधर भी खेल रहे हैं भाई। कितने लोग खेलने लग रहे हैं यार, सारे बैडमिंटन। जिस तरह अपने इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं लोग हर जगह, उसी तरह इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वियतनाम में, चाइना में, सिंगापुर में, इन सभी कंट्रीज में भाई बहुत बैडमिंटन खेलते हैं लोग। इस तरफ कुछ और मशीनें हैं, लोग सैर कर रहे हैं अपनी शाम की, कोई भागने लग रहा है। वैसे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बढ़िया टाइम नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में आने का, क्योंकि ये वेट सीजन होता है, इधर का बहुत बारिश होती है, सारे दिन होती रहती है। पर इधर फिर भी अपनी किस्मत ठीक रही है, वियतनाम में इतनी बारिश होती है पर बूंदाबांदी थोड़ी बहुत होकर रह लेती है। और ना वियतनाम में भी मतलब हर चीज़ बहुत वाटरी है, लोग हमेशा तैयार रहते हैं बारिश के लिए। इनफैक्ट वियतनाम देश का जो इनकी वियतनामीज भाषा में नाम है उसका मतलब भी शायद पानी होता है। बाकी फिलहाल जैसा आप लोग जानते हो अपने साइगोन में या फिर हो ची मिन सिटी में, और वियतनाम देश के लोगों की बात करें ना तो 85% लोग यहाँ के एथनिकली किन है या फिर वियतनामीज जो लोग हैं उन्हें किन भी बोल देते हैं इंटरचेंजेबली। और 85% के अलावा जो बचे हुए 15% लोग हैं वो यहाँ की जो भी माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स है उनमें आते हैं। वियतनाम देश के अगर धर्मों की बात करें ना तो यहाँ की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इधर के फोक या ट्रेडिशनल रिलीजन्स को फॉलो करती है। और उसके अलावा पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो या तो किसी भी रिलीजन को नहीं मानती या फिर बहुत कम रिलीजियस है। फिर जो भी लोग बचते हैं मेरे ख्याल से 10-15% के करीब, वो या तो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं या फिर बुद्धिज्म को। मेरे ख्याल से बहुत ही थोड़े मुस्लिम या हिंदू भी मिलेंगे, शायद 1% के करीब होंगे। कल सुबह के दिन वियतनाम देश की ये सिटी हो ची मिन, साइगोन की सारी हिस्टोरिकल और मेन टूरिस्टी साइट्स को अपन एक्सप्लोर करेंगे, इस सिटी को अच्छे से जानेंगे। और इसीलिए मैंने सोचा आज के दिन आपको इस सिटी के बारे में, इस देश के बारे में एक ओवरव्यू सा दे दूं। और इसके अलावा रात को अपन थोड़ा सा इधर की नाइट लाइफ के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे। फिलहाल मैं आ गया एक मोबाइल कवर की दुकान पे ताकि मैं मेरा माइक ठीक से फिट कर सकूं। मेरे कवर में माइक अटैच होता नहीं। इसमें ले लिया अपन ने फ़ोन का कवर, हालांकि काफ़ी महंगे थे, मेरे ख्याल से $25-30 का है ये जो कवर मैंने खरीदा है। यहाँ की करेंसी में शायद 70,000 था, अपने इंडिया के 2-2.5 मेरे ख्याल से। एक और आइकॉनिक चीज़ जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में जगह जगह दिखेगी वो है 7-Eleven के स्टोर्स। ताइवान में, मलेशिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, हर जगह आपको ये ज़रूर दिखेंगे। भाई बत्ती यहाँ पे सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए नाम की है। एक चीज़ तो पक्की है, बिल्कुल भी वॉकेबल सिटी नहीं है हो ची मिन, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। देखो बस वाला मारेगा मेरे को और बत्ती देखना मेरी हरी है जबकि क्रॉस करने की। एक तो सड़क पे इतने ज़्यादा व्हीकल्स है, ऊपर से कोई बत्ती नहीं मानता। तीसरी चीज़, इधर तो मेरे को फुटपाथ मिल गया चलने के लिए और किसी भी जगह नहीं दिखता जहाँ पे मैं चल सकूँ सुख से। मतलब रोड के बीचों बीच चलना पड़ता है, वहीं से गाड़ी जा रही है, वहीं से स्कूटर जा रहे हैं, वहीं पे वॉक कर रहे हो, वहीं पे ठेले लगे, वहीं पे रेडिया। एक चीज़ और मैंने देखी, गन्ने का जूस ना बहुत कम जगह दिखेगा आपको। इंडिया में जितना कॉमन है इतना तो मेरे को कहीं नहीं दिखा, बाकी कंबोडिया में, वियतनाम में फिर भी दिख जाता है गन्ने का जूस जगह जगह। मतलब एशिया में ही दिखेगा मोस्टली आपको, बाहर मेरे को कहीं नहीं दिखा। इधर एक और शुगर केन जूस है जिसकी कीमत है 12,000 यानी कि आधा डॉलर, 40-45 रुपये का एक गिलास। गन्ने की जूस की बात करी तो सिर्फ गन्ने के जूस वाले ही दिखने लग रहे हैं अब तो, इतने सारे दिख गए एकदम। और रोड के दूसरी तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा ड्यूरियन, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो से वो लड़की देखो दूर से हेलो कर रही है तो वो ड्यूरियन वाली है। तो ड्यूरियन आपको जगह जगह दिखेगा साउथ ईस्ट एशिया में, बहुत तिक्की स्मेल होती है इस फ्रूट की। मैंने इस रेडी पे एक गन्ने का जूस बोल दिया बड़े वाला, ये है छोटे का रेट
10, 15, 20, मैंने 20,000 वाले ले लिया, जो कि इंडिया के 70 रुपये का बड़ा गिलास है। और ये देखो एलोवेरा का जूस भी यहाँ पे। इंटरेस्टिंगली एक जूस की रेडी है, लेकिन इस पर देखो पॉकेट रेनकोट, यानी कि बारिश के लिए इतने तैयार रहते हैं लोग। रेनकोट ऐसे बिकते हैं जूस की रेडियो पे, कहीं भी ले लो, कोई कभी बारिश हो जाती है। बाकी मेरे लिए रेडी काफ़ी छोटी है, मोस्टली सारी रेडी ही ऐसी है साउथ ईस्ट एशिया। ये आ गया भाई जूस मेरा, इतना बड़ा गिलास। ओ भाई रे, कितना होगा ये? तो 1.5 लीटर लग रहा है मुझे। वापस इसी स्ट्रीट पे आ गया अपन। ये रहा डुरियन। हाय, कैन आई ट्राई डुरियन? जस्ट लिटिल बिट। या लाइक अ स्मॉल पीस please. How much for this? A piece. I don't think I can finish it, so I just need to try one piece first. One small piece. Okay. Very little. This one. This one, okay, yeah. 40. 40. 40,000, right? Yeah, enough. Okay. Hỗ trợ cũng 10.000 160 लिखा था इसमें, इन्होंने थोड़ा सा मेरे को दे दिया और 120 लिख के वापस रख दिया। और ये देखो, पहले एक सफ़ेद डब्बे में डाला, फिर एक वाइट पॉलीथीन में, फिर एक ग्रीन पॉलीथीन में। इतनी पैकिंग कर दी इसकी, क्योंकि इसकी बदबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है भाई। थोड़ी सी बदबू बाहर, थैंक यू सो मच। इसकी थोड़ी सी बदबू बाहर चली जाए ना तो जाती ही नहीं है। कहते हैं जो डुरियन फ्रूट है ना, इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको कई बार खाना पड़ता है। मैंने ब्रूने देश में एक बार खाया था और मेरे को उल्टी आते आते रह गई थी। और मुझे पता है अब की बार भी मुझे पसंद नहीं आया, पर मैंने सोचा ट्राई करके देख लेते हैं। आया 40,000 का, यानी कि $1 ज़्यादा का, अपने 100 रुपये का है ये, इतना सा एक पीस इसका। पर बहुत खाते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिवाज है, बहुत चलन है इसका। आपने देखा ये 3 पैकेजिंग में पैक कर रखा है। अगर गलती से भी ये गाड़ी में रखा रहेगा ना, या कमरे में रखा रहेगा और ठीक से पैक्ड ना हो, तो कमरे में से गाड़ी में से उसकी बदबू जाएगी ही नहीं कई दिनों तक। बहराम, इनसे मेरा नाम नहीं बोला जाता ना। चलो भाई, लेट्स गो। अपन ने दरअसल करा ली है बाइक जिम में जाने के लिए। Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Eat durian. Durian. Yes, open. Yes, very little, but it's little. There is just one piece. Oh, no. No? Why? For me, Full? Okay. okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. भाई पता नहीं किस शॉर्टकट से ले गया। आपने देखा कभी फुटपाथ पे चढ़ा के, कभी रॉन्ग साइड। 5 मिनट बाद पहुंचना था मैं इस जगह पे। मुझे लगा पता नहीं कितने लंबे रास्ते से लेके जा रहा है, और 5 मिनट पहले पहुंचा दिया गलियों में से, फुटपाथ पे से रॉन्ग साइड चढ़ा के, पता नहीं कहाँ से ले आया। और मैंने डुरियन का एक छोटा सा पीस लिया था, तो मैंने इसे ऑफर करा कि बिल्ले तू खा ली, इतनी जल्दी पहुंचा दी इसने। तो पहले लेने लग रहा था, लेकिन जब मैंने बक्सा खोला और देखा उसमें सिर्फ एक ही पीस है, तो मना कर दिया। बोला नहीं, और ऐसे हाथ जोड़ने लगा। बोला नहीं, एक ही पीस है तो आप खाओ। पर मुझे पता है मुझे पसंद भी नहीं आने वाला। अब क्योंकि जिम के अंदर तो डुरियन अलाउड नहीं होएगा खाना, क्योंकि बदबू हो जाती नहीं इसकी बहुत ज़्यादा। तो मैं बाहर ही थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ, खाया जाएगा तो ठीक है, नहीं छोड़ देंगे। बस उल्टी ना है पिछली बार की तरह यार। इसकी पैकेजिंग खोली तो अंदर ग्लव्स भी मिले, ताकि इसे ट्राई करो आप, तो इसकी बदबू आपके हाथों पे ना रह जाए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। चलो, हे भगवान, बस उल्टी ना गिरे, और काश पिछली बार से अच्छा लगे। ये मैंने उठा लिया डुरियन। मुझे नहीं लगता भाई कि मेरा टेस्ट डेवलप होने वाला है डुरियन का। चलो जिम में चलते हैं। पिछली बार की तरह इधर कुछ लोग फुटबॉल खेलते हुए, और ये रही अपनी जिम, जिधर पिछली बार आए थे उसी जिम में आता हूँ मैं। जिम में एक्सरसाइज करके बनाना शेक बनवा के मैं निकल पड़ा हूँ बाहर खाने की तलाश में। इधर ना सड़क किनारे बाइक पे ये कोई मीट बेच रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं किस चीज़ का, मेरे समझ भी नहीं आया किस चीज़ का। तो मैंने इनसे पूछा तो ये फ़ोटो दिखाने लग रहे हैं अभी गूगल पे, नहीं फ़ोन में। अब जानवर की दिखाएंगे, जिस जानवर का मांस है। ऐसा ना बहुत देखा मैंने भी इतना। में ऐसे स्कूटर सा ले लेंगे, स्कूटर के पीछे ये टांग लेंगे लाइट लगा के। रिच एनिमल, नो आई कांट अंडरस्टैंड। पता नहीं है तो भाई कौन सा जानवर है। ओके भाई, मेरे नहीं समझ में आया क्या जानवर है, लेकिन इसका ऐसे मांस टांग के और इधर ही कोयले लगा के पूरी बाइक पे लगा रखा है सिस्टम ताम जाम। जो भी ऑर्डर है ये एक तवा सा टांग रखा है, साथ ही साथ पका के खिला दिया।
थैंक यू, गुड नाइट। स्ट्रीट फूड कुछ और तरह के, गन्ने का जूस, और ये भाई भी पता नहीं जूस ही बेच रहा है क्या बेच रहा है। ये इधर पता नहीं और कुछ ना कुछ मांस मच्छी है। हेलो, ये सामने इनका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉल्स, जिधर मैं कल आया था टी शर्ट लेने, ताकाशिमाया नाम है इसका। और ये एक एंट्रेंस है इस मॉल की, पीछे की तरफ और भी है। और इस मॉल के पीछे ही है साइगोन सेंटर। साइगोन जैसा आपको पता ही है हो ची मिन सिटी का नाम है। बड़ा सा स्काई स्क्रैपर। ये जो इलाका है ना भाई, ये है नगुयन हु वॉकिंग स्ट्रीट। आज इधर कम भीड़ है, सैटरडे रात को मैं आया था ना, इधर इतना जाम लगा हुआ था, मतलब जब मैं खाना खाने आया था इस सड़क पे। तब ऐसे मेन वाली जो स्ट्रीट है उधर सीख है, पर ये सारा इलाका ही काफ़ी लाइवली होता है रात को। इधर मतलब खूब सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, आइसक्रीम पार्लर्स, कॉफ़ी शॉप्स और डेजर्ट्स वगैरह के कैफ़ेज़, दुकानें, वो सारी चीज़ें है भाई यहाँ पे। ये भी मतलब इनके वन ऑफ द मेन स्पॉट्स में से एक है। इधर ही अपना रेस्टोरेंट है यार। आज बहुत खाली यार, उस दिन सैटरडे को कितना जाम था इधर। मैं तो भाई उसी टर्किश रेस्टोरेंट पे आ गया, महंगे वाले पे, जिस पे उस दिन आए थे। बढ़िया लगा था मेरे को उसका खाना। आ गया अपना खाना खाते। अब खाना खा के बाहर निकल के देखा तो बारिश होने लग रही है यहाँ तो, मतलब अभी शांत होगी। बीच में एक बार बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। ग्रैब परम, यस एग्जैक्टली, परम, क्यूट इंडियन बॉय। लेट मी सी हाउ फास्ट यू कैन ड्राइव, किल इट। सिग्नल तोड़ दिया, दैट्स माय बॉय। ध्यान नाल वीरे, ध्यान नाल। रफ्तार के नशे में चूर। ड्राइवर साहब तो आगे निकल गए। यस, राइट है सर। It's my car. Vietnam. 5 star. Không lấy tiền. Right now, okay. Take it out, take it out. Thank you, sir. Vietnam. Vietnam good. You Không lấy tiền. Come later, okay. Bye bye, good night. तो भाई जिम से मैं आ गया था और नहा लिया था। और आपको याद होगा ऑगस्टीना कंबोडिया में अपने हॉस्टल में थी, अपन खाना खाने गए थे। ऑगस्टीना, उन्हें से हाय। तो ऑगस्टीना ऑल्सो केम टू हो ची मिन टुडे फ्रॉम सीएम रीप। मैं 2 दिन पहले आ गया था, ऑगस्टीना आई है आज वही बस लेके। और ऐसा ना बहुत होता है कि भी सेम लोग सेम जर्नी फॉलो करते हैं काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में। लैटिन अमेरिका में मेरे साथ बहुत ऐसा होता था, कोई इंसान मेरे को दूसरे देश में मिला, फिर बाद में मेरे हॉस्टल में दोबारा आ गया। Do you know this girl called Anjali? She was also staying in the same hostel in Siem Reap, and she is now here at the same hostel as well. Yeah. तो अभी हम आगे एक रेस्टोरेंट में तो खाना खा रखा था, इसे भूख लग रही थी। ऑगस्टीना ने मंगवा लिया था भाई ये पिज़्ज़ा और साथ में फ्राइज और ये कोक, पूरा मील लिया था। और ये जो रोड है ना भाई बाहर, ये देखो ये वाली जो रोड इधर से लेफ्ट लेके, ये है बुई वियन स्ट्रीट। बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट, या मेन जो पार्टी स्ट्रीट है ना हो ची मिन की, वो यही है। और इस स्ट्रीट के बिल्कुल एडजेसेंट है अपना हॉस्टल। और इस हॉस्टल में जैसे मैं बता रहा था, एक और लड़की थी अंजलि। अंजलि इज हाफ अमेरिकन हाफ इंडियन, हर मॉम्स इंडियन, एंड शी वाज स्टेइंग एट द सेम हॉस्टल लव्ड कंबोडिया इन Siem Reap where we were staying at, and she is traveling with another friend of hers. I think they live in Florida in the US. तो अंजलि और वो 2 लड़कियां थी, पता नहीं मेरे उसकी फ्रेंड का नाम नहीं याद मुझे, वो भी हमारे उसी हॉस्टल में रुकी थी कंबोडिया में, लव्ड कंबोडिया Siem Reap में। और वो भी अभी इसी हॉस्टल में, मतलब वो भी वियतनाम आ गई, हो ची मिन में ही, और इसी हॉस्टल में। तो ऐसा बहुत होता है ट्रैवल करते टाइम, आपको लोग दोबारा मिलते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग हॉस्टल में। अभी मेरा प्लान था आपको बाकी ये स्ट्रीट दिखाने का, बुई वियन स्ट्रीट। ये इधर की जैसा मैंने बताया नाइट लाइफ या वॉकिंग स्ट्रीट है। और ये स्ट्रीट एक्टिव होती है रात को 12 बजे। अभी वक्त हुआ है एग्जैक्टली 12 बजे में 1-2 मिनट रह रही है। और ये दिखाने के लिए मैं बाहर आया था आपको। कल सुबह हमने ले रखा है एक टूर, कूची टनल जाए कि यहाँ हो ची मिन से 1.5-2 घंटा दूर है। और सुबह 8 बजे टूर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे रात को टाइमली सोना है, जल्दी सो के ताकि जल्दी उठ जाऊँ। पर फिर भी मैंने सोचा सोने से पहले आपको एक बार ये स्ट्रीट जरूर दिखा दूंगा। मैं गया नहीं थाईलैंड, लेकिन जो लोग गए वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने और ट्रैवलर से सुना है कि थाईलैंड में भी जो स्ट्रीट्स है वो भी ऐसी है, पार्टी वाली जो स्ट्रीट्स है। हाउ वाज इट? It's okay. You're Italian, right? You must take your pizzas very seriously. It's just fine. It's okay, but it's fine. तो क्योंकि वैसे तो ऑगस्टीना है अर्जेंटीना से, पर
What do you think? What % of Argentina's population is ethnically Italian? 63%. Around 63. Yeah. Do you have an Italian passport as well? या तो अर्जेंटीना में बहुत सारे लोग ना एथनिकली इटालियन जरूर उनके पास अर्जेंटीनियन और इटालियन पासपोर्ट दोनों होते हैं. सो ऑन दिस ट्रिप आर यू ट्रैवलिंग विद योर अर्जेंटीनियन और इटालियन पासपोर्ट? Generally, I travel with the Italian one. The only time that I use Argentina is when I travel in between Latin America. Otherwise, So you don't need a visa for those countries if you No. have Italian passport. for the Latin American ones, I use Argentinian, Yes. and on this trip you're using Italian. Yes, and for everything else, I use Italian. Yeah. You're so privileged. अब आगे भाई हम पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ वाली एडजेसेंट सड़क पे अपने हॉस्टल के बिल्कुल पास बुई वीएन स्ट्रीट, जो कि इनकी नाइट लाइफ स्ट्रीट है बेसिकली. सामने फुल लाइट है, फुल बार, फुल रेस्टोरेंट्स वगैरह, फुल चकाचौंध है. रात के 12:15 बज रहे हैं, 12 सवा 12. भयंकर भीड़ हो रखी है. रोड के दोनों तरफ तरह तरह के कैफेज, रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स. किसी के बाहर लड़कियां नाच रही है छोटे छोटे कपड़ों में, किसी के बाहर कुछ है. ये लेके घूम रहे हैं स्ट्रीट फूड अलग अलग बाइक पे, स्कूटर्स पे, टेम्परेरी ठेले से लगा रखे हैं जगह जगह. और बुलाने लग रहे हैं ये बाहर जो लोग खड़े हैं कि भी हमारे क्लब में आओ, हमारे में आओ. बहुत शोर होने लग रहा है, बहुत तेज शोर है यहाँ पे. Did you notice those people inhaling balloons on the street? There were like a lot of balloons. Yeah. Did you notice those balloons? Yes, I've seen that. Do you know what that is? I think it's like it cuts your oxygen for a little bit on your Yeah. brain, so you feel dizzy. Yeah. I think the gas is nitrous oxide, NO2, and then it just gives you euphoria for like 15-20 seconds, but it's very dangerous. It can kill your brain cells, Yeah. so it's quite dangerous. तो भाई ये जो गुब्बारे थे ना, आपने सड़कों पे देखे, कई लोग गुब्बारे सूंघने लग रहे थे, इनहेल करने लग रहे थे. ये भाई नाइट्रस ऑक्साइड होती है, NO2. भाई ये खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल ना करना, दिमाग के सेल खत्म हो जाएंगे. पता नहीं क्या क्या नशे चले हुए भाई. तो यहाँ पे गुब्बारों का बहुत कल्चर है. दारू बियर तो पियेंगे, साथ में गुब्बारे वाले बेचेंगे. ये गैस एक गुब्बारा डू यू नो हाउ मच डज इट कॉस्ट, लाइक वन बलून? डू यू हैव एनी आइडिया? 40K, which is 40? like a dollar. मोर देन $1, लाइक $1.5. Yeah. 100-150 रुपये में गुब्बारा आ जाएगा और वो 20 सेकंड के लिए आपका दिमाग सुन कर देगा. आप ऐसे खुश फील करोगे. एक और नई सुबह में स्वागत है आप सभी का हो ची मिन वियतनाम से. अपने हॉस्टल के बाहर आ गया मैं, क्योंकि आज जो टूर था सुबह का वो स्टार्ट होने वाला है और मैं बाहर आ गया. मुझे पिकअप करेगी टूर कंपनी. अभी मेरे ख्याल से वो बस आने लग रही है, वही है टूर कंपनी मेरी. वो मेरे को ही पिकअप करने के लिए आ रही था. परमवीर, चलो भाई. Everyone, so at first, thank you so much for your waiting. First, I want to introduce myself first. I have an English name, it's Lara. Lara. Lara is my English name. हो ची मिन सिटी से चले हमें लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया और ये हमारा पहला स्टॉप. ये ना बेसिकली एक हैंडीकैप्ड लोगों की मार्केट है. और ये लोग हैंडीकैप हुए कैसे कि ना, जब यहाँ पे वियतनाम वॉर चल रहा था. वियतनाम वॉर बहुत लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा थोड़ा अपन समझते रहेंगे वियतनाम वॉर को इस वीडियो के थ्रू. पर एनीवे, अब यूएस मिलिट्री ने क्या करा था 1960s और 1970s में, एजेंट ऑरेंज को यूज़ करा था. एजेंट ऑरेंज क्या था, एक केमिकल कंपाउंड था जिसका यूज़ करा यूएस मिलिट्री ने कि भी उसके एनिमीज यानी कि जो भी सोशलिस्ट फोर्सेस थी उन्हें भूखा मारने के लिए, कि भी जितने भी क्रॉप्स है वो सड़ जाए, भूखे मर जाए लोग, जितने भी पेड़ पौधे है वो सब जड़ जाए, ताकि एनिमीज उनके पीछे शेल्टर ना ले सके, छुप ना सके और अमेरिकन मिलिट्री उन्हें मार सके. अब एजेंट ऑरेंज का नुकसान क्या हुआ कि इसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल कॉम्पोनेंट होता है, डायोक्सिन शायद.
उसकी वजह से ये लोगों में भी आने लगा, क्योंकि उन्होंने तो छिड़काव कर दिया प्लेन्स के थ्रू। और एजेंट ऑरेंज की वजह से लोगों में आने लगी बहुत ज्यादा डिसेबिलिटीज, लोगों में कैंसर होने लग गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होने लगे, रिप्रोडक्टिव डिजीजेज होने लगे। इसी तरह की बहुत सारी डिसेबिलिटीज की वजह से लोग हैंडीकैप होना शुरू हो गए। और फिर बाद में उन्हीं लोगों को मदद करने के लिए, हालांकि 1970s में इसकी प्रोडक्शन रोक दी गई थी अमेरिकन द्वारा, पर लोगों को नुकसान पहुंच चुका था, तो उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें चला रखी है कि भी हैंडीकैप मार्केट्स है, उन लोगों को सरकार थोड़ी प्रिविलेज दे देती है जो उन डिसेबिलिटीज़ के साथ जी रहे हैं, जो कि वियतनाम वॉर के कारण हुई थी लोगों को। आगे भाई कूची। थैंक यू। सभी गोरे लगाने लगे सनस्क्रीन बाहर उतरते ही। बाकी भाई इस जगह का नाम कूची पड़ा भी कूची ट्री के ऊपर। एक ट्री होता है कूची, जो कि आयरन वुड ट्री भी बोलते हैं जिसे, जो कि अपनी टफनेस और रेजिलियंस के लिए जाना जाता है। और वो एज हाइड आउट यूज़ करते थे जो वियत कॉन्ग के गुरिल्ला वॉरियर्स थे। कौन थे वो बताऊंगा थोड़ी देर में। मैंने जो टूर लिया था ना, इस टूर की कीमत तो शायद 20 यूरो के अराउंड थी, यानी कि इंडिया के 1700-1800 रुपये। और इन्होंने एंट्रेंस टिकट भी लेके दिए, जो कि इंक्लूड थी 1,25,000 वियतनामीज डोंग। तो अगर खुद से भी मैं शहर से बस लेके आता तो $5 की ये टिकट लेनी पड़ती, प्लस बसेज वगैरह चेंज करके आओ जाओ। दोस्तों वियतनाम वॉर के बारे में अगर डिटेल में अपन बात करें तो बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये बेसिकली लड़ाई थी नॉर्थ वियतनाम की सोशलिस्ट फोर्सेस की साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ। अब वियतनाम क्या है, नॉर्थ और साउथ दो पार्ट्स में बंटने वाला था। नॉर्थ वियतनाम होने वाला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, और साउथ वियतनाम होने वाला था रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। ये दो पार्ट्स में बंटने वाला था। और नॉर्थ वियतनाम के मेन एलाइज थे या मेन इसको सपोर्ट मिल रहा था सोवियत यूनियन से और चाइना से, क्योंकि ये कंट्रीज कम्युनिज्म में विश्वास रखती थी और ये भी चाहती थी कि सोशलिज्म फैले। और साउथ वियतनाम को मेन सपोर्ट मिल रहा था यूएसए से। तो वियतनाम वॉर के भी काफी पीरियड्स है। अब फ्रेंच कॉलोनी भी थी वियतनाम, तो इनकी फ्रेंच के साथ भी लड़ाई हुई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो जर्मनी ने मोस्टली यूरोप कॉन्कर कर लिया था इंक्लूडिंग फ्रांस, तो तब यहाँ पे जैपनीज आ गए। फिर इन लोगों की लड़ाई जैपनीज के साथ हुई, जैपनीज के बाद फिर अमेरिकन के साथ इनकी लड़ाई चलती रही। तो बहुत लड़ाइयाँ रही है वियतनाम में। और ये कूची जो एरिया है ना, इधर इनके बंकर और टनल्स थे वियत कॉन्ग गुरिल्ला वॉरियर्स के। ये वियत कॉन्ग क्या करते थे, ये अमेरिकन से लड़ते थे, इधर के गुरिल्ला वॉरियर्स थे। और ये टनल्स का नेटवर्क ना अंडरग्राउंड 250 किलोमीटर तक फैला था। एक ना पूरी अंडरग्राउंड लाइफ चलती थी, मतलब नीचे ही रहना, खाना पीना, सोना, कुकिंग, सारी चीज। और इनका ये मानना था, जो भी गुरिल्ला वॉरियर्स थे जो इधर रहते थे टनल्स में, कि भी बात करनी है विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, और खाना पकाना है विदाउट एनी स्मोक। खाना भी हालांकि टनल्स में नीचे पकता था, लेकिन ये लोग ध्यान रखते थे कि खाने का धुआं ऊपर ना जाए, क्योंकि धुआं जब ऊपर बाहर निकलेगा तो यूएस फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स ऊपर से डिटेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे गुरिल्ला वॉरियर्स है, और वो इधर बम डाल के इन लोगों को मार देंगे। तो इसलिए लोग क्या करते थे, अंडरग्राउंड भी जब खाना पकाते थे तो वो धुआं भी कई चेंबर्स में से निकलता था, 3-4 चेंबर्स में, ताकि धुआं ठंडा हो जाए। और ठंडा हो जाएगा तो ऊपर राइज अप नहीं करेगा, जैसे कि हॉट एयर अपने को बताइए कि ऊपर की तरफ जाती है। धुआं ठंडा हो जाता था तो वो सरफेस पे ही रह जाता था। और कुकिंग करते भी रात को 1-2 बजे के टाइम थे, ताकि नजर ना पड़े। और इसके अलावा इन्होंने डेडली ट्रैप्स लगा रखे थे, ताकि कोई भी इन तक पहुंचने की कोशिश करे या टनल्स ढूंढने की कोशिश करे तो इन ट्रैप्स में गिर जाए और मर जाए। आपने देखा ही जैसे तरह तरह के ट्रैप्स अपन देख रहे थे, किसी में पैर आपका फंस जाएगा, किसी में आप नीचे गिर जाओगे, किसी में ये बैम्बू की स्टिक्स चुभ जाएगी, किसी में कट्टे चुभ जाएंगे, किसी में स्कॉर्पियन जाए, किसी में सांप है। तो इन सब चीजों का यूज करते थे छुपे रहने के लिए। और बहुत हिडन एंट्रेंसेज होती थी इनकी, या तो पत्थर के पीछे से, या झाड़ियों के पीछे से, या जमीन में ऐसी जगह जिधर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, पत्तों के नीचे। ये जो सुरंगें भी है, सुरंग के ढक्कन के ऊपर भी पत्ते होंगे, और आप मान ही नहीं सकते कि नीचे एक सुरंग है। पत्ते होंगे, पत्ते हटाओगे तो सुरंग का ढक्कन, और वो ढक्कन हटाए बाद आप सुरंग में एंटर कर जाओगे। फिर उसी तरह आप सुरंग से बाहर भी निकल सकते हो। तो ये बहुत हिडन लाइफस्टाइल थी, जो कि अंडरग्राउंड एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी एक तरह से। वियतनाम वॉर में बहुत लोगों की जानें भी गई। 58,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स इसमें मरे थे, 3 लाख से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स इसमें इंजर्ड हुए थे, 10 लाख से ज्यादा नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर्स और यहाँ के वियत कॉन्ग गोरिल्लाज मरे थे, 2.5 लाख सोल्जर्स साउथ वियतनाम से मरे थे। वियतनाम के लगभग 20 लाख सिविलियंस इस वॉर में मरे, और सिर्फ वियतनाम ही नहीं, लाओस और कंबोडिया देशों से भी हजारों की संख्या में लोग मरे। आप लोग हो सकते हैं सब नंबर सुन के सोच भी रहे हो, भाई यूएस इसमें क्यों इतना इंटरफेयर कर रहा था, यूएस की इन्वॉल्वमेंट क्यों थी। तो कारण यही था, कम्युनिज्म फैलने लग रहा था, और यूएस को इस चीज से दिक्कत थी कि अगर ऐसे ही कम्युनिज्म फैलता रहा एशिया में तो जल्दी सभी लोग कम्युनिज्म को अपनाने लगेंगे।
तो यूएस नहीं चाहता था कि कम्युनिज्म ऐसे फैले, इसलिए वो साउथ वियतनाम में आके अपोज कर रहा था नॉर्थ वियतनाम की फोर्सेस को, ताकि कम्युनिज्म ना आ सके इस देश में। लेकिन फाइनली यूएस जब इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इतनी मौतों के बाद 1973 में यूएस कर लेता है अपने ट्रूप्स विड्रॉ। 1975 में होता है फॉल ऑफ साइगोन, यानी कि जो नॉर्थ वियतनाम की फोर्सेस थी वो कैप्चर कर लेती है साइगोन को, जो कि साउथ वियतनाम की एक सिटी थी, और इसका नाम चेंज करके बाद में कर दिया जाता है हो ची मिन्ह, और साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है। और 1976 में फाइनली ये देश बनता है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, यानी कि साउथ और नॉर्थ पार्ट वियतनाम के दोनों पार्ट्स को एक ही सरकार रन करेगी, जो कि कम्युनिस्ट सरकार थी। कंट्री की कैपिटल बनाया जाता है हनोई को, जो कि नॉर्थ वियतनाम की सिटी है। और सोशलिज्म के खिलाफ ये जो लड़ाई थी, जिसमें यूएस मदद कर रहा था ये लड़ाई लड़ने में, वो लड़ाई फाइनली खत्म होती है। Yeah, this is why we go to the gym. I used to squat as a kid to take a dump, but can't handle it. Whoa. Yes, I can see it. Do you think there's an exit there? I'm not Can you too see an sure. exit? Oh, look, can you see the exit out there? I keep having my head. Oh, this is the way out. भाई सुरंग में आ गए। There's a way out. There is? Yeah. How far did we get 4 meters? मर गए भाई। भाई अब जाने लग रहे हैं हम यहाँ पे सामने शूटिंग रेंज, गोलियां शूट करने के लिए AK-47 से। चलो, ये देखो यहाँ तरह तरह की गन्स है जिनसे शूट कर सकते हो आप। M3, M16, M30, M60 पर गोली के हिसाब से रेट है। वो देखो सामने रेट लिख रखे हैं। ये देख लो भाई 60,000 की एक बुलेट, और ये सारी गन्स आप चूज़ कर सकते हो। AK-47 ही चलाएंगे अपन। 10 गोली ले ली मैंने तो AK-47 की। यहाँ की करेंसी में 6 लाख, यहाँ की करेंसी में 6 लाख दूँगा, अपने इंडिया के 2,000 रुपये कुछ होंगे। भाई अपनी कर ली शूटिंग भाई, और इम्पैक्ट फील हो रहा है कंधे पे। AK-47 की 10 गोलियां चलाई मैंने, मज़ा आ गया। ये है भाई इनकी ग्राउंड वेजिटेबल कसावा, या शकरकंदी से सिमिलर अपनी जो होती है, वो खिलाने के लिए ले आई है। आगे भाई वापस बस में। फ़िलहाल आगे अपन सारे लंच करने यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट पे। ये है भाई इनका मेन्यू, 25,000 से डिवाइड करोगे तो डॉलर आ जाएंगे। 4-5-6 चीज़ें हैं, मतलब $3 250 रुपये की एक चीज़ है, कोई इतना महंगा भी नहीं। हाँ, चूकी टनल्स का टूर करके अपन आगे थे वापस हॉस्टल में, और अब मैं जाने लग रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जगह हो ची मिन्ह सिटी में, जहाँ सारे टूरिस्ट जाते हैं और बहुत ही पॉपुलर जगह है, वो यहाँ का वॉर म्यूजियम। जी यहाँ पहुँचते हैं वॉर म्यूजियम, और मैंने ग्रैब से बाइक करा ली है। लेट्स गो परम। थैंक यू सर। टू द म्यूजियम, वॉर म्यूजियम। विल यू टेक मी देयर? सबमिट वर्ड। वॉर म्यूजियम, वॉर म्यूजियम। Okay. So you will take me? Thank you. Let's go. Let's go. Let's go. Let me see how fast you can ride. Do it. He overtook us. Beat him. Okay. He's kid. Wait,
White man. Okay, white man. So where is my wife? No wife. No wife. Happy life. Yeah. सड़क में भाई गड्ढा हो रखा था इतना बड़ा, लोगों ने पत्तों से ढक रखा था। That's it, young man. Goodbye, see you again. Goodbye, have an amazing day. यहाँ भाई एंट्रेंस की टिकट लेके अपन घुसेंगे अंदर वॉर म्यूजियम के। ये थी भाई टिकट 40,000 डोंग की, यानी कि $1.25 100 रुपये। ये देख लो भाई, बाओ टांग चुंग टिच चियन ट्रान वॉर रेमिनेंस म्यूजियम। गलत बोला तो सॉरी। ये देखो बाहर सामान खड़ा, सामान तो क्या खतरनाक सौदा है। ये US एयरफोर्स का प्लेन और ये भी US एयरफोर्स का। भाई साहब मस्त नज़ारे। वो देखो हेलीकॉप्टर भी उधर भाई, तरह तरह के फाइटर जेट्स है। इधर ये आ गया हेलीकॉप्टर, पड़ेगा इस पे लिखा होगा मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्शन 370 किलोमीटर, इफेक्टिव टाइम इन एक्शन 1 घंटा 45 मिनट। बाय रोटर हेलीकॉप्टर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस, एयर कन्वोइंग, स्काउटिंग मिशंस एंड फायर कोऑर्डिनेशन इन सपोर्ट ऑफ एयरबोर्न यूनिट्स। इस तरफ कुछ और भाई टैंक्स और फाइटर प्लेन्स। मैक्सिमम स्पीड इस टैंक की 48 किलोमीटर पर आवर। पीछे और भी है। हाँ परमवीर हूँ भाई। कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो भाई? घूमने आए हो? अच्छा, कहाँ से? इंडिया में? पुणे से? अच्छा भाई, मैं वीडियो बना रहा था पीछे से भाई, वो देख परमवीर मेरे को सुनेगा। बहुत बार हो लिया कई जगह। कल रात को तो वही मैं हॉस्टल के पास वाली बीच में एक सुनसान गली में था, वहाँ पे 2 लड़के आए, मुंबई के थे शायद। उन्होंने भी दूर से देख के मेरे को फॉलो किया और पहचान लिया। ये भाई म्यूजियम का अंदर का पार्ट, ऑडियो गाइड। वैसे मैंने सुना है ये लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लो बस, वो सही है। इसमें रखा है भाई इनका असला बारूद। ये सारे फ्रेंच ट्रूप्स के असली है मेरे ख्याल। हाँ, उनकी मशीन गन वगैरह जो भी चीज़ थी है। टू यून है ये, कोई सब मशीन गन लिख रखा है। ये भाई कोई फ्रेंच सोल्जर मरा था, उसकी घड़ी और वॉलेट में जो पैसे निकले वो सब चीज़, और उसके कपड़े वगैरह। ये ईंट है भाई जो उन्होंने आउटपोस्ट फ्रेंच ने बनाने में यूज़ करी थी, उसमें से एक ईंट। बहुत बड़ा म्यूजियम है भाई, कई फ्लोर है इसके। ऊपर वाले पे आ गए अपन। उधर कुछ और असला, ये मिसाइल वगैरह थी छोटी शायद। इधर बंदूक के तरह तरह की राइफल्स। ये M16 गन है। जिधर अपन ने आज AK-47 चलाई थी, उधर M16 भी थी चलाने के लिए। ये है भाई तरह तरह के बम, स्टील पैलेट बम, एंटी टैंक बम। ये देख लो तरह तरह के। ये वाला जो कमरा था वॉर क्राइम्स का। अब सामने जो है एजेंट ऑरेंज इफेक्ट्स, जो कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, जो केमिकल छिड़का था अमेरिकन मिलिट्री ने, एजेंट ऑरेंज। ये देखो नए जो बच्चे पैदा होते थे ना, सबके कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ होती थी उस केमिकल कंपाउंड की वजह से। उनके पेरेंट्स के अंदर आ गया था वो, और बच्चे जो भी पैदा होते थे सबके कुछ ना कुछ, ये देखो डिसेबिलिटीज़। चारों तरफ यही फ़ोटोज़ लगी हुई है भाई, बहुत ग्राफिकल है, मतलब ओवरवेलमिंग सा। ये भाई मिसाइल लॉन्चर्स है US मिलिट्री के, जो टैंक्स के अगेंस्ट यूज़ करते थे, टैंक को तबाह करने के लिए। कुछ और रखे हुए उधर। यहीं पे सोविनियर शॉप से मैंने एक ये फ्रिज मैग्नेट ले लिया 30,000 डोंग का, $1 से थोड़ा ज़्यादा, इंडिया के 100 रुपये मान लो। और बाहर ही यहाँ है एक कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी के बारे में तो मैं आपको बताना भूल गया यार, वियतनाम कॉफ़ी के लिए इतना मशहूर है। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ भाई कुछ और इनकी नाव वगैरह है जिसमें भी गन लगी हुई है। US मिलिट्री की है सारी, को देखो लिखा हुआ US आर्मी।
मेरे को पर्सनली ना म्यूजियम्स वगैरह कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते, पर ये वाला म्यूजियम ना सही में वर्थ विजिटिंग है यार। और हर टूरिस्ट से जिससे मेरी बात हुई ना, हर ने कहा कि भाई हो ची मिन जाए तो ये म्यूजियम जरूर जाइए। और था यार, जेन्युइनली अच्छा था। पर ना म्यूजियम्स वगैरह वीडियो के जरिए दिखाने बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि आराम से रुक के पढ़ने और समझने वाली चीज़ है। वीडियो में एकदम से मैं आपको दिखा नहीं सकता, इतना बड़ा म्यूजियम जो इन्होंने बना रखा है, इतने से कैमरे के जरिए मैं कैसे आपको अच्छे से बता पाऊंगा। तो वही आप कभी आओ तो खुद घूम के देख सकते हो, मतलब आपको पता चलेगा वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स कितना नुकसान हुआ लोगों को, जो ब्रूटल पास्ट था वियतनाम का, उसके बारे में आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। म्यूजियम से निकल गया मैं बाहर, और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं कॉफ़ी की बात कर रहा था, तो दरअसल ना वियतनाम कंट्री की सिर्फ 35% पॉपुलेशन ही अर्बन है, यानी कि मोस्टली पॉपुलेशन 65% के करीब रूरल एरियाज़ में रहती है या फिर छोटे इलाकों में खुले एरियाज़ में रहती है। अब रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन रहेगी तो ऑब्वियसली इस वजह से कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा होती है इस कंट्री में, और इसी वजह से कैशू नट्स की पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वियतनाम। राइस प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है वियतनाम। रबड़ की प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है, और कॉफ़ी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में वियतनाम आता है 2nd नंबर पे। हालांकि वियतनाम सिर्फ एक ही स्पॉट पीछे है, 2nd नंबर पे ही है, लेकिन ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है। लेकिन ब्राज़ील एरिया वाइज भी वियतनाम से वैसे बहुत बड़ा है। एनीवे, जगह जगह हमने फ्रूट्स का बहुत यहाँ पे रिवाज देखा, तरह तरह के फ्रूट्स है, फ्रूट जूसेस है वियतनाम में, इस पूरे रीजन में ही। कंबोडिया में भी काफ़ी थे। यहाँ पे इवन एक ब्रेस्ट मिल्क फ्रूट भी होता है, जिसे पिचकाते हैं तो दूध जैसा सा उसका वो जूस सा निकलता है। लेकिन फ्रूट के अलावा एक और चीज़ जो बहुत पॉपुलर है, जैसे मैंने जस्ट बताया, वो है कॉफ़ी। और ऐसी ऐसी तरह तरह की यहाँ पे ना कॉफ़ी आती है वियतनाम में, आप सोच भी नहीं सकते। एग कॉफ़ी यानी कि अंडे की कॉफ़ी, नमक की कॉफ़ी, कोकोनट यानी कि नारियल की कॉफ़ी, वीजल कॉफ़ी। अब वीजल कॉफ़ी क्या है, वो इनकी एक बहुत यूनिक स्पेशलिटी है, जिसके बारे में आप जानोगे तो चौंक जाओगे। रोड क्रॉस करते टाइम यहाँ पे इंडियन बनना ही पड़ता है। चलो किस्मत अच्छी, एकदम रोड खाली हो गई थी। ये देखो साइड में क्या पका रहा है, अपनी कचौरी जैसा सा लग रहा है। नहीं, ये तो ब्रेड सी है, पता नहीं। इसके ऊपर तिल है, यहाँ पे आटा है, उसकी वो रोटी सी बना रहे हैं और उसको इसमें फ्राई कर रहे हैं। वीजल कॉफ़ी दरअसल क्या है, वीजल जो जानवर होता है, उस जानवर को यहाँ पे कॉफ़ी का फ्रूट खिलाया जाता है। अब वो कॉफ़ी का फ्रूट जब वो खाता है तो ऑब्वियसली उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में से वो गुजरता है और पोटी के ज़रिए बाहर निकलता है। अब उस पोटी को ये लोग करते हैं साफ़, और उसमें से वो कॉफ़ी का बीन निकालते हैं, फिर उस कॉफ़ी के बीन से कॉफ़ी बनाई जाती है, मतलब साफ़ करके, प्रोसेस करके ऑब्वियसली। तो वो वीजल कॉफ़ी भी एक यूनिक स्पेशलिटी है यहाँ की, और काफ़ी महंगी आती है। ये देखो जगह जगह रेस्टोरेंट एंड कॉफ़ी हाउसेज जगह जगह दिखेंगे। बहुत ज़्यादा रिवाज है यार इस देश में स्ट्रीट फूड का। ये देखो जगह जगह इसने तो अंडे रख रखे हैं, मेरे ख्याल ऑमलेट वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं। कोई चौक नहीं गुजरता यार जिधर स्ट्रीट फूड या कॉफ़ी ना दिखे। और ये इसके साथ में भी जो दुकान है, ये भी कॉफ़ी हाउस है। ये देखो, अरे भाई साहब कहाँ फंस गया मैं, बच गए। मैं ना अभी चलते चलते खुद मन में सोच रहा था कि अगर मेरे को हो ची मिन सिटी को या फिर वियतनाम को 5-6 शब्दों में या चीज़ों से रिलेट करवा के डिफाइन करना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा। तो मेरे मन में ऑब्वियसली आया फ्रूट्स, कॉफ़ी, मोटरसाइकिल्स, नैरो बिल्डिंग्स, वियतनाम वॉर। और इसके अलावा कोई चीज़ है जो आपके मन में भी आती है वीडियो देख के तो बता देना नीचे कमेंट्स में। भाई साहब देखना यार, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल्स हद होगी यार। कभी नहीं देखे एक साथ इकट्ठे इतने सारे मोटरसाइकिल यार, अपने इंडिया में भी नहीं देखे। मतलब एक गाड़ी पे 6 मोटरसाइकिल है कम से कम, 6, 7, 8 मोटरसाइकिल दिखेंगे, फिर एक गाड़ी दिखेगी। रेशो देख लो आप, कंपेयर कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 7-8 मोटरसाइकिल में मिनिमम एक गाड़ी अपनी शायद रही होगी। वो देखो उधर भी यही हाल है। एक और चीज़ आप लोग नोटिस करो, ये देखो ये बिल्डिंग्स है ना जितनी भी आपको दिख रही होगी भाई, ऊंची तो है लेकिन चौड़ी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इतनी भीड़ी बिल्डिंग्स कैसे है। इनफैक्ट जो मेरा हॉस्टल है वो भी कुछ ऐसा ही, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कोई भी बिल्डिंग उठा के देख लो, ये देखो कितनी भीड़ी, वाइट वाली, येलो वाली, सारी इतनी भीड़ी है। हर बिल्डिंग बहुत ही नैरो है। इधर देख लो चाहे कोई भी बिल्डिंग कितनी भीड़ी है। उस तरफ वाले घर देख लो रोड के, ये देखो मतलब मुश्किल से ये एक बिल्डिंग है, ये वाली, वो वाली अलग बिल्डिंग है, ये अलग बिल्डिंग, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, ये 5 बिल्डिंग है। इसके पीछे का कारण ही है कि वियतनाम जब फ्रेंच रूल के अंडर था ना, तो फ्रेंच सरकार ना यहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स लगाती थी
डिपेंडिंग अपॉन कि उनका घर कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा, उससे मतलब नहीं है। तो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, इसलिए लोगों ने ना घर बहुत भीड़े बनाने शुरू कर दिए और ये एक रिवाज ही बन गया। हो ची मिन में तो मोस्टली सारे घर आपको ऐसे ही दिखेंगे। और आमतौर पे आप लोगों को जितनी भी कंपनीज के नाम के स्टार्टिंग में ऐसे वियत दिखेगा या फिर विन दिखेगा, वो बेसिकली ये डिनोट करते हैं कि भी वियतनामीज कंपनी है आमतौर पे। जैसे कि देखो वियतिन बैंक, एक वियतकॉम बैंक है, विंटेल है, तो ये सारी कंपनीज वियत या फिर विन जहाँ भी लिखा हो मतलब वो वियतनामीज है। अब मैं आया हूँ इस कैफ़े पे, कॉफ़ी प्लेस ही है ये, इधर लिखा है कैट एंड कॉफ़ी, इसको कैट पे बोलते हैं शायद, 2016 से बना हुआ है। गूगल पे काफ़ी पॉपुलर दिखा रहा था, चलते हैं। थैंक यू। या जूते ही दूर उतारने हैं भाई। ये देखो भाई बिल्लियाँ जगह जगह, 98,000 की इनकी एंट्रेंस है। और ये देख लो, चाच में उठा लो और सबके टिक्के लगे हुए, वैक्सीनेटेड है सारी। भाई 98,000 डोंग की यहाँ की टिकट है, यानी कि $4 अपने इंडिया के 350 रुपये। और उसमें आप प्लेट उठा के कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। ये स्नैक्स रखे हैं, प्लेट ले लो। ये भी बिल्ली की शेपी है। वैसे मुझे बिल्लियाँ पसंद तो नहीं है, पर आगे कोई नहीं। अब तो भाई वो खाना तो भाई बिल्ली हो गया, अपना नहीं इंसानों का। मैं तो खाने वाला था। इधर से ले लेते हैं भाई लेमन जूस, अनलिमिटेड है वैसे तो। इधर ऊपर आके बैठ गया भाई मैं तो। आज बिल्लियों को लाड करना पड़ेगा यार। चारों तरफ बिल्लियाँ। ये लिया भाई मैंने इनकी ट्रेडिशनल कॉफ़ी, मीठी भी है और बढ़िया टेस्ट है यार। और कोई कॉफ़ी नहीं थी इनकी, बस ट्रेडिशनल मिलती है यहाँ पे और मस्त लगी यार मेरे को तो। वैसे टेस्ट वाइज प्योर कॉफ़ी का टेस्ट आने लग रहा है, बढ़िया कॉफ़ी बीन्स का। और जाने दे भाई, नहीं जाने देगा, मतलब बटेगा नहीं रास्ते में से शेर। लेट्स गो। मेरे ख्याल से वियतनाम पहली ऐसी कंट्री है जिधर मैंने एक बार भी टैक्सी नहीं ली अभी तक, और सिर्फ बाइक लिए जा रहा हूँ। यू कैन स्टॉप हेयर, थैंक्स। कल वाली रेडी पे आ गया मैं जूस पीने के लिए गन्ने का। कल बहुत बर्फ़ डाल दी थी, आज बोल लूँगा कि बर्फ़ कम डाल ले। 1 big sugar cane juice, 1 big, but little ice, not a lot of ice, little ice. कल पिया था अपन ने। Yes. 1 big, less ice. Yes, 20, okay. अपना जूस बन के इधर ही आ जाएगा। बाकी ये वाला जो मेरा ट्रिप है ना वियतनाम का, इस पर आपने देखा ही कि मैंने हो ची मिन या इसके आसपास वाले एरिया एक्सप्लोर करे, जो कि इंडोस्फीयर इन्फ्लुएंस्ड है। अब इंडोस्फीयर क्या है? बेसिकली एशिया में 2 बड़ी पावर्स हैं, इंडिया और चाइना। और जो चाइना से इन्फ्लुएंस्ड रीजन है ना एशिया में, उन्हें बोलते हैं साइनोस्फीयर, और जिसमें नॉर्थ वियतनाम आ गया। और जो इंडिया से इन्फ्लुएंस या फिर हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस वाले रीजन है वो है इंडोस्फीयर। तो क्योंकि हो ची मिन में बहुत पहले होता था चंबा किंगडम, जो कि एक हिंदू किंगडम था, इसलिए ये वाला एरिया इधर का आर्किटेक्चर और एस्थेटिक्स आपको इंडोस्फीयर इन्फ्लुएंस दिखेंगे। और नॉर्थ वाला जो पार्ट है जिसमें हनोई भी आ गया, वो आपको साइनोस्फीयर इन्फ्लुएंस मिलेगा, यानी कि चाइना से इन्फ्लुएंस। और साउथ ईस्टर्न आपको आर्किटेक्चर और एस्थेटिक्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगली बार जब भी मैं लौट के आऊँगा वियतनाम, तब अपन कोशिश करेंगे हनोई या फिर नॉर्थ वियतनाम वाला एरिया एक्सप्लोर करें। थैंक यू। स्टूल भी देंगे। अभी शाम के 7:15 बजे और ये रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, लेकिन रात को ना 12-1 बजे ये फुल हो जाते हैं इसके सारे टेबल्स। मैं इधर से गुजर रहा था कल, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि रोज़ मेरे को इधर बहुत भीड़ मिलती थी रात को। मैंने पूछ लिया भाई क्या बेचते हो तुम, तो इस भाई ने मेरे को ट्रांसलेटर खोल के दिखाया और बताया फ्रॉग, यानी कि मेंढक। मेंढक बेचते हैं, पता नहीं मेंढक का सूप सा बना के कुछ इसमें। ये मेरे ख्याल मेन्यू है। हाँ ये देखो, ये रहा, ये मेंढक है। ये आगे दोबारा लिख के दिखाएगा। ये देखो, फ्रॉग पोरिज। ओके या थैंक्स, थैंक यू। सामने सुपरमार्केट से पानी की बोतल ले आते हैं। बाकी वियतनाम काफ़ी सस्ता देश है,
जहाँ तक अभी तक मैंने देखा, और सारे लोग ये गोरे आते हैं, इनको तो वैसे ही बहुत सस्ता लगता है यूरोपियंस को। छोटी सुपरमार्केट है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ पे। मैंने पानी ले लिया 2 लीटर और ड्राई फ्रूट्स लेने थे मेरे को, नट्स वगैरह, बादाम बुदूम, वो सब इधर है नहीं। नूडल्स है खूब सारी तरह के, चॉकलेट्स है, और ये पता नहीं इनकी ड्रिंक्स है अजीब गरीब, और ये बियर है। बियर के रेट दिखाता हूँ आपको। इधर टाइगर बियर बहुत चलती है यार, शायद बियर ही है, पक्का नहीं पता मुझे। हाँ, टाइगर की बियर ही आती है मेरे ख्याल। और ये हैनिकन है 27,000, यानी कि $1 का एक कैन है, 330 ml का, 85 रुपये का कैन, 80 रुपये का कैन। टाइगर का क्या रेट है? टाइगर का भी यही है, थोड़ा कम, मतलब $1 से कम है, 75-80 रुपये का। बडवाइज़र है 25,000 का, यानी कि $1 83,000 का। बड़ा कैन लग रहा है, नहीं बड़े वाला 30,000 का है, 100 रुपये का बड़ा कैन है मान लो। पानी आया मेरा 2 लीटर 14,000 का, यानी कि इंडिया के 45 रुपये का। किसी और सुपरमार्केट से लेते हैं तो सस्ता भी आ जाता, ये शायद इस एरिया में थोड़ा महंगा भी लग रहा था। और मैं आपको ग्रैब एप्लीकेशन से जो बाइक बुक कराता हूँ उसके रेट नहीं बताता, पर आमतौर पे $1 आधा $1 सिर्फ इतना ही होता है। 40-50 रुपये में पहुँच जाता हूँ शहर में कहीं भी। कोई जगह ज़्यादा दूर है तो वो लगा लो $1 ही, उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब यूँ तो हुआ ही नहीं कि 100 रुपये से ज़्यादा मेरे कभी लग गया बाइक पे शहर में कहीं भी जाने में। मेरा लाओस कंट्री का वीज़ा आ गया और कल मैं यहाँ से फ्लाइट लेके वियतनाम से जाऊँगा लाओस। हॉस्टल में मेरा डॉर्म बेड था, जो कि 6 बेड वाला कमरा था, 6 लोग थे उसमें जिस डॉर्म में मैं रुका हुआ था, लेकिन मैंने अब ले लिया प्राइवेट रूम। यहाँ पे एक तो ना एशिया में स्पेशली बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, 18, 19, 20, 21, मतलब 25 ऊपर तो कोई मुश्किल से दिखता है। और ये यूरोपियंस खास करके इंग्लैंड के लोग हैं, इतना शोर मचाते हैं भाई, ये 20-20, 19-19 साल के बच्चे, तो मज़ा नहीं आता इनके साथ ना रुकने में, ना इनसे दोस्ती हो पाती। तो जो भी दोस्त बनते हैं अपनी उम्र के बनते हैं, एटलीस्ट 24-25 का तो हो, ताकि चीज़ें रिलेट कर सके, बातें सेम पेज पे कर सके। अब ये थोड़ा अजीब हो जाता है। एनीवे, बाकी मैं आपको खाना नहीं दिखा पाया वियतनाम देश का, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मतलब कुछ खा के ट्राई करके, उसके पीछे का मेन रीजन ये था कि मोस्टली जो भी खाने है उसमें मीट है, और मीट है बीफ मैं खाता नहीं, फिर या फिर है पोर्क, मैं पोर्क भी नहीं खाता। मैं खाता हूँ तो थोड़ा बहुत चिकन खा लेता हूँ, पर चिकन में बहुत कम वेराइटीज है। हाँ, कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन भी होते हैं, जैसे ब्रेड में कुछ वेजिटेरियन टोफू वगैरह डालते हैं, और हॉट पॉट में आप वो सब्जियां डुबो के खा सकते हो, पर वो बहुत फ्लेवरलेस लगती है अपने को, इसलिए मैंने ट्राई भी नहीं करा। बाकी मैंने नाम लिख रखे थे, आप आओ तो कभी फिर भी ट्राई कर सकते हो। ये नाम मैंने सोचा था कि भी ट्राई करके देखूंगा, इनमें से जो खाने खा पाऊंगा। वियतनाम में भी रीजन के हिसाब से खाने चेंज होते हैं। नॉर्थ रीजन का कुछ और खाने आपको पॉपुलर मिलेंगे, सेंट्रल रीजन के कुछ और, साउथ रीजन के इधर के कुछ और। पर कुछ अगर मैं जैसे नाम लूँ तो जैसे फो है, PHO, ये बहुत कॉमन है, आपको जगह जगह मिल जाएगा। उसके अलावा बुन मोक और कोम हैन, बुन बो हुए और कोमताम, ये कुछ इनकी पॉपुलर डिशेज है। मैं प्रोनाउंस शायद ठीक से ना कर रहा हूँ। आप लोग आए तो आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप और तरह के मांस खाते हैं तो शायद आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं, वरना मेरे को पर्सनली बहुत थोड़े खाने पसंद आते हैं, तो मैंने मतलब मन भी नहीं करा मेरा ट्राई करने का। एनीवे, अब करते हैं आराम। बहुत लंबा दिन था, सुबह अपन ने टूर स्टार्ट करा था और कल भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कल भी फ्लाइट लेनी है, तैयारी करनी है, तो मैं सारी प्लानिंग करता हूँ लाओस की। इस वीडियो करते हैं अपन खत्म। और ये देश इंडिया से आसपास है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इधर की वीडियोज इतनी नहीं बनाता, क्योंकि दोबारा लौट के आना ही होगा, और आप में से बहुत सारे लोगों को इन देश के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता भी होगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, परमवीर_बेनीवाल। और आप भी मेरी तरह दुनिया घूमना चाहते हो तो मेरे कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट passengerpermit.com में जाके एनरोल कर सकते हो, और आप भी सीख सकते हैं कि भी कैसे दुनिया घूम के पैसे कमाए जाए। थैंक यू एंड गुड बाय।